अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं, पूरी जान लगा दी है, हम्म। लेकिन नतीजा बार-बार वही का वही? और फिर वो दिमाग की किसी कोने में एक आवाज आती है, हाँ, शायद ये मेरे बस का है ही नहीं। या फिर वो एहसास कि सब लोग आगे निकल गए और हम वहीं खड़े हैं, स्टार्टिंग लाइन पर ही। बिल्कुल। अगर ये बातें थोड़ी भी अपनी सी लग रही हैं, तो आज की हमारी बातचीत शायद कुछ जवाब दे पाए। हम्म। हमारे पास एक टेक्स्ट है, द रेजिलियंस कोड। हम्म। नाम सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, हाँ, लगता है। पर असल में ये असफलता के बाद दोबारा खड़े होने के बारे में एक बड़ा ही सीधा-सीधा और प्रैक्टिकल रोड मैप है। हम्म। तो आज का इरादा इस कोड में दिए गए 5 कदमों को गहराई से समझने का है। और इस बातचीत को शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो सोर्स में कही गई है। क्या? उसमें एक लाइन है जो मुझे लगता है कि पूरी चर्चा की नींव है। हाँ। वो कहती है, असफलता आपको ये नहीं बताती कि आप क्या नहीं कर सकते। अच्छा। वो बस ये सिखाती है कि आपका तरीका काम नहीं कर रहा। ओहो, ये सुनने में छोटा सा फर्क है, पर ये तो सोच को 180 डिग्री घुमा देता है। बिल्कुल। ये बस देखने का नजरिया है कि आप नाकामी को एक दीवार समझकर रुक जाते हैं, या फिर उसे एक सीढ़ी समझकर ऊपर चढ़ने का रास्ता खोजते हैं। एकदम। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। पहला कदम है, खुद से लड़ना बंद कीजिए। सोर्स कहता है आप असफल हैं और आपकी कोशिश असफल हुई है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। पहली बार में ये सिर्फ शब्दों का खेल लगता है, पर असल में ये बहुत गहरा है। गहरा है। एक आपकी पहचान पर हमला है, और दूसरा आपके काम पर एक फीडबैक। बिल्कुल। और ये फर्क समझना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। हम अपनी कोशिश को खुद से इतना जोड़ लेते हैं कि जब कोशिश नाकाम होती है तो हमें लगता है कि हम नाकाम हो गए। हाँ, सोर्स इस बात को बहुत साफ तरीके से कहता है कि खुद को कोसकर आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा। ये जो आत्म आलोचना है या खुद को दोष देना, ये एक दलदल जैसा है। हमें लगता है कि खुद को जितना कोसेंगे अगली बार उतना ही अच्छा करेंगे। हाँ, एक तरह का मोटिवेशन समझते हैं इसे। समझते हैं, पर होता इसका ठीक उल्टा है। हम बस उस निराशा में और धंसते चले जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या थोड़ी बहुत आत्मालोचना जरूरी नहीं है? मतलब अगर हम खुद को बिल्कुल ही कोसना बंद कर दें, तो क्या ये खुद को बहुत आसानी से माफ कर देने जैसा नहीं होगा? अच्छा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुधार करने की प्रेरणा ही खो दें? नहीं, और सोर्स इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से साफ करता है। अच्छा। एक होती है विनाशकारी आत्मा आलोचना, जहां आप कहते हैं मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मतलब अपनी पहचान पर ही हमला। हाँ। और दूसरा है रचनात्मक आत्मविश्लेषण, जहां आप कहते हैं मेरी इस कोशिश में यहाँ कमी रह गई, अगली बार मुझे इसे सुधारना होगा। समझ गया। तो पहला रास्ता आपको रोकता है, दूसरा आपको रास्ता दिखाता है। तो पहला कदम खुद को बेकार समझने की भावना से निकालकर मेरी कोशिश में सुधार की गुंजाइश है वाली सोच पर लाना है। बिल्कुल। ये खुद को माफ करना नहीं है, ये खुद को एक मौका देना है। अपनी पहचान को अपनी परफॉर्मेंस से अलग करना। हाँ, जब तक ये दोनों चीजें जुड़ी रहेंगी, हर असफलता एक पर्सनल अटैक जैसी लगेगी। एकदम। और जब तक ऐसा लगेगा, आप दूसरे कदम पर जा ही नहीं सकते। आप विश्लेषण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कि अपनी आप नजर में मुजरम बने रहेंगे। सही कहा। और यही से बात और दिलचस्प हो जाती है। दूसरा कदम जो है, वो हमारी आदत के एकदम खिलाफ जाता है। ये कहता है दर्द को समझिए, उससे भागिए मत। जो हम सबका पहला रिएक्शन होता है। हाँ, पहला रिएक्शन तो यही है कि उस दर्द से ध्यान भटकाओ, दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, कुछ देखने लगो, कुछ भी करो, बस उस एहसास से बचने के लिए। हाँ, क्योंकि उस दर्द के साथ बैठना वो हिम्मत का काम है। बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन सोर्स कहता है कि अगर आप सिर्फ भागते रहेंगे तो आप उसी गलती को दोबारा करने का दरवाजा हमेशा खुला छोड़ देंगे। एक लूप में फंस जाते हैं। बिल्कुल। दर्द को समझना वो असल में अपनी असफलता का पोस्टमार्टम करने जैसा है। आप सिर्फ दुखी होने के बजाय एक जासूस की तरह सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये किया कैसे जाए? मतलब जब कोई इंसान दुखी और निराश हो, तो वो जासूस कैसे बने? उस वक्त तो दिमाग सिर्फ यही सोचता है कि सब खत्म हो गया। सही बात है। उस भावना के घेरे से निकलकर विश्लेषण करना, ये मुमकिन कैसे है? सोर्स इसके लिए कुछ सीधे सवाल सुझाता है। ये सवाल आपको भावनाओं से निकालकर तथ्यों की ओर ले जाते हैं। जैसे कि मैं असल में कहाँ चूका, या क्या मेरी तैयारी में कोई कमी थी। सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं मेहनत तो बहुत कर रहा था लेकिन
गलत दिशा में। ओहो, ये सवाल पूछते ही आप इमोशनल जोन से निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग जोन में आ जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये दर्द को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करना है, एक अलार्म की तरह, जो बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है और उसे ठीक करने की जरूरत है। ये सिर्फ से रहने वाली चीज नहीं बल्कि सुनने वाली चीज है। एकदम सही। सोर्स की एक लाइन है, जो इंसान अपनी गिरने की वजह समझ लेता है वही अगली बार संभल कर चलता है। वाह। भागने से हम सीखते नहीं हैं, हम सिर्फ भूलने की कोशिश करते हैं। और भूली हुई गलती अक्सर दोहराई जाती है। हाँ, तो इस कदम का मकसद है कि आप अपनी असफलता को अपना सबसे बड़ा टीचर बना लें। लेकिन ये सीखने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में इसमें तो समय लगता होगा। लगता है। और हम आज ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी सफलता की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक रेस चल रही है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है सोर्स का अगला कदम इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। तीसरा कदम शायद आज के दौर में सबसे जरूरी है, खुद को समय दीजिए। सोर्स में एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई है, हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। हाँ, हम अपनी जिंदगी को दूसरों की टाइमलाइन से नापते हैं। उसकी नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी। उसकी शादी हो गई, उसने घर खरीद लिया। ये तुलना तो जहर की तरह है। जहर की तरह। हमने ऐसी कहानियां बहुत सुनी है कि कर्नल सैंडर्स ने 60 की उम्र में KFC शुरू किया, या JK रॉलिंग को हैरी पॉटर से पहले कितनी बार रिजेक्ट किया गया। सुनते हैं। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हम ये सब भूल जाते हैं। हमें बस अपने आस पड़ोस वाले या सोशल मीडिया पर दोस्ती नजर आते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न खोजता है। जब हमें दिखता है कि हमारी उम्र के ज्यादातर लोग एक खास रास्ते पर सफल हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि वही एकमात्र सही रास्ता है। और सही समय भी। और सही समय भी। हम बाहरी मान्यता पर निर्भर हो जाते हैं। ये तीसरा कदम इसी नजर को बाहर से अंदर की ओर मोड़ने के लिए है। अच्छा। जरूरी ये नहीं है कि आप दूसरों के बराबर चल रहे हैं या नहीं, जरूरी ये है कि आप चल भी रहे हैं या नहीं। पर यहाँ एक महीन सी रेखा है। खुद को समय देने और टाल मटोल करने के बीच का फर्क कैसे पता चले? कोई इस बात को बहाने की तरह भी तो इस्तेमाल कर सकता है कि अरे मेरी घड़ी धीरे चलती है, और फिर कुछ करे ही ना। बहुत अच्छा पॉइंट है, और सोर्स इस पर भी बात करता है। उसकी सबसे शक्तिशाली लाइनों में से एक है, क्या? धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। वाह। खुद को समय देने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी रफ्तार से लगातार चलते रहना, भले ही मंजिल दूर लगे। इसका मतलब है अपनी यात्रा का सम्मान करना, दूसरों की नकल नहीं। अगर आप हर दिन एक छोटा कदम भी बढ़ा रहे हैं तो आप रुके हुए नहीं हैं। आप सही रास्ते पर हैं, बस आपकी घड़ी का समय अलग है। बिल्कुल। तुलना आपकी ऊर्जा खत्म करती है, जबकि अपनी गति पर ध्यान देना आपको ऊर्जा देता है। ठीक है, तो जब हम अपनी रफ्तार से चल रहे हैं तो अगला सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं? खासकर तब जब बड़ी मंजिल अभी भी बहुत दूर हो। और यहीं पर शायद चौथा कदम आता है। हाँ, छोटी जीतों को पहचानिए। हाँ, और ये कदम बहुत प्रैक्टिकल है। सोर्स यहाँ पर जीत की परिभाषा ही बदल देता है। कैसे? उसके हिसाब से जीत का मतलब सिर्फ फाइनल ट्रॉफी उठाना नहीं है। अच्छा। सोर्स कहता है अगर आज हार के बाद भी आप बिस्तर से उठे और काम पर लगे तो ये एक जीत है। अगर आज भी आपने कोशिश करना छोड़ा नहीं तो ये एक जीत है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये खुद को मतलब दिलासा देने जैसा नहीं है? जैसे किसी बच्चे को रेस में हिस्सा लेने के लिए पार्टिसिपेशन ट्रॉफी दे दी जाए। हाँ। क्या सिर्फ कोशिश करते रहने को जीत मान लेने से हम बड़े लक्ष्य के लिए अपनी भूख कम नहीं कर रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कदम को गलत समझने का खतरा है। इसका मकसद आत्मसंतुष्टि नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मोमेंटम बनाना है। साइकोलॉजिकल मोमेंटम? हाँ। सोचिए, एक मैराथन धावक अगर सिर्फ 42 किलोमीटर दूर फिनिश लाइन के बारे में सोचेगा तो वो पहले 5 किलोमीटर में ही हिम्मत हार जाएगा। रास्ता बहुत लंबा लगेगा। बहुत। लेकिन अगर वो हर 1 किलोमीटर पूरा करने को एक छोटी जीत की तरह देखे तो उसे आगे दौड़ने की हिम्मत मिलती रहेगी। अच्छा, तो ये दिमाग के लिए फ्यूल इकट्ठा करने जैसा है। बिल्कुल। जब आप बड़ी जीत से बहुत दूर होते हैं तो ये छोटी छोटी जीतें आपको यात्रा पर बनाए रखती हैं। ये खुद को बताने का तरीका है कि मैं अभी भी खेल में हूं। एकदम। सोर्स का एक वाक्य है, कभी कभी बस हार न मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप बड़ी असफलताओं से गुजर रहे होते हैं तो हर दिन टिके रहना अपने आप में एक जंग जीतने जैसा है। ये छोटी जीतें आपको याद दिलाती हैं कि आप में अभी भी लड़ने की ताकत बाकी है। तो ये सफलता की परिभाषा को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर ले आता है। हाँ, आउटकम से प्रोसेस पर। और जब आप प्रक्रिया का सम्मान करने लगते हैं तो परिणाम एक दिन खुद ब खुद आ जाता है।
तो अब तक हमारे पास 4 कदम हैं। पहले खुद से लड़ना बंद करो, फिर दर्द को समझो, अपनी रफ्तार से चलो और रास्ते में छोटी जीतों का जश्न मनाओ। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये सब कुछ फेल हो जाता है, जब न अनुशासन काम आता है, न छोटी जीतें खुशी देती हैं। हाँ। और बस लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है सोर्स का आखिरी कदम इसी स्थिति के लिए है। हाँ, 5वां और आखिरी कदम उसी वक्त के लिए है जब आपकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी हो। क्या है वो? वो कदम है अपनी क्यों को याद रखिए। अपनी क्यों को? सोर्स कहता है कि जब भी मन टूटे तो बाकी सब छोड़कर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैंने ये सब शुरू ही क्यों किया था? ये क्यों एक लंगर की तरह है। जब आपकी नाव भावनाओं के तूफान में डगमगा रही हो तो ये क्यों आपको एक जगह थामे रखता है। बिल्कुल। अनुशासन आपको सुबह बिस्तर से उठा सकता है, आदतें आपको कुछ दूर तक ले जा सकती है, लेकिन जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं, जब आगे बढ़ने का कोई लॉजिकल कारण नहीं दिखता, तब सिर्फ आपका क्यों ही आपको एक और कदम उठाने की ताकत देता है। और वो क्यों कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना, दुनिया में कुछ बदलने की जिद, या किसी को दिया हुआ कोई वादा। तो ये असल में मोटिवेशन और मकसद के बीच का फर्क है। हाँ। मोटिवेशन एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है जिसका असर कुछ देर रहता है। सही कहा। लेकिन मकसद या क्यों आपके सफर का ध्रुव तारा है, वो हमेशा वहीं रहता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। बहुत अच्छी तरह से समझाया। सोर्स की आखिरी लाइन इसी बात पे जोर देती है, जब कारण मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते आसान हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि एक मजबूत क्यों आपको उन मुश्किल रास्तों पर चलने की वजह और हिम्मत दे देता है जिन्हें आप शायद छोड़ देते। यही वो चीज है जो एक साधारण कोशिश को एक असाधारण जुनून में बदल देती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें तो ये असल में नजरिए को बदलने का एक सफर है। एक सफर। ये सफर खुद को मुजरिम मानने से शुरू होकर खुद का विश्लेषक बनने तक जाता है। सही है। फिर ये दूसरों की रेस देखने से हटकर अपनी लेन में अपनी रफ्तार से दौड़ने की समझ तक पहुंचता है। और अंत में जब भारी ऊर्जा खत्म हो जाए तो अपने अंदर के मकसद से ताकत खींचने पर खत्म होता है। सोर्स का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। क्या?